अब देखो रूरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। रूरल कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, बेसिकली इसका मतलब ये है कि देखो अब इतनी सारी चीज़ें हमने जान ली। अब एक चीज़ आपको बताता हूँ, देखो हमारा जो टोटल इंडिया है इसके अंदर बेसिकली देखो टोटल इंडिया के अंदर हमारा ज़्यादातर जो पोर्शन है, बेसिकली अगर देखोगे स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से तो 68.84% मतलब देखो बोलोगे तो 70% जो पॉपुलेशन है वो गांव के अंदर रहती है। इसलिए इंडिया को जो है वो एक विलेज का भी मतलब बेसिकली कंट्री कहा जाता है कि मतलब इंडिया जो है वो ऐसा मतलब कंट्री है जो गांव वाला कंट्री है। मतलब इसके अंदर ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो गांव के अंदर रहती है और सिर्फ 31.16% पॉपुलेशन है जो शहरों के अंदर रहती है। अब देखोगे 2011 के सेंसस से पता चला कि इंडिया के अंदर टोटल 6 लाख गाँव है। ठीक है, इतने सारे गाँव है। अब इतने सारे गाँव है तो थोड़ी बहुत इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी जानना ज़रूरी है, तो इसीलिए काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इनके जान लेते हैं। तो देखो सबसे पहला जो रूरल कैरेक्टरिस्टिक है वो है कास्ट सिस्टम का, जो एक नॉर्मल है जो आपको हर एक गांव में दिखेगा। ठीक है, कि अगर आप एक गांव में जाकर बोल देते हो कि पापा या फिर अपने दादा, या फिर अगर आप मान लो गांव में नहीं रहते हो, ठीक है, तो अगर आप किसी दोस्त को ही देख लो, अगर उससे पूछ लोगे जो गाँव में रहता है तो वो क्या बोलेगा। देखो उनका सिंपल सा रहता है, अगर सिर्फ मान लो ऐसे टाइम पास के लिए किसी लड़की के साथ घूम रहे तो उनको चलेगा, कोई भी कास्ट की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर शादी की बात आती है कि मेरे को ये लड़की से शादी करना है, तो देखो गांव के जो लोग होते हैं उनका मेंटेलिटी क्या रहता है कि छोटी कास्ट वाले से हम शादी नहीं करेंगे। ठीक है, शादी करना है तो अपनी कास्ट वाले से करो, छोटी कास्ट वाले से शादी नहीं कर सकते। बेसिकली रीज़न ये रहता है कि उनको लगता है कि हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया तो ये क्यों कर रहा है, हमारी नाक कटवाएगा ये। तो बेसिकली कास्ट सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा गांव में माना जाता है। तो सबसे पहला ये कैरेक्टरिस्टिक है, कास्ट सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। उसके बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो रहता है वो ये रहता है कि इनिशिएट रिलेशन। ठीक है, इनिशिएट रिलेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब होता है कि देखो गांव में क्या होता है, लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के लिए मर मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बेसिकली ये होता है इसलिए कि देखो अगर आप गांव में ही देखोगे या फिर अगर मान लो शहर में आप किसी कहीं घूम रहे हो, ठीक है, अब अगर आपको कोई गांव का आदमी मिल जाता है, गांव मान लो आप जा रहे थे रास्ते से ट्रेन पे बैठे हुए, अब वो आदमी से आप ऐसे ही बात करो, पूछ रहे हो भाई किधर से आप हो, अब वो बोल दिया मैं हूँ, मतलब मान लो वो बोल दिया मैं बिहार से हूँ। तो पूछा अच्छा बिहार से, बिहार में किधर से, तो वो बोला अरे मैं ये गाँव से हूँ। बोला अरे मैं भी तो वही गाँव से। तो बोले अरे भाई तू भी वही गाँव से, भाई 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 भाई। तो उसी टाइम आप लोग मतलब इस तरह से हो जाएगा जैसे हम लोग तो भाई भाई ही है, एक दूसरे को मतलब कुछ वो बोलेगा भाई थोड़ा पैसा उधार दे, तो उस टाइम दे भी देगा। तो मतलब बेसिकली देखो तो इतना ज़्यादा मतलब दोस्ती हो जाता है गाँव के नाम से कि हम लोग एक ही गाँव से। तो गांव में क्या होता है, रूरल जो पॉपुलेशन होती है तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये रिलेशन देखने को मिलता है कि मतलब क्या गांव के अंदर जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब भाई भाई मानते हैं कि हाँ भाई एक ही गांव के लोग हैं, दूसरा गांव वाला कैसे हम लोग से झगड़ा कर रहा है, मारने चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक दिखता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक देता है कि स्टेटस ऑफ वुमेन, की गाँव में औरतों को काफ़ी ज़्यादा कम इज्जत मिलती है। आप देखे भी होगे मतलब फिल्मों में ही देखा होगा, गाँव की जो औरतें होती है चार दीवारी के अंदर ही रहती है, दुपट्टा ओढ़ी रहती है, घर के बाहर नहीं निकलती है। आदमी जो होता है अपनी पत्नी को मारने भी लग जाता है कभी कभी, और औरतें कुछ बोलती भी नहीं है। तो गांव में काफ़ी ज़्यादा दिखता है, शहर में ऐसा नहीं दिखता। आदमी दो बात क्या सुना देगा, औरत जो रहेगी वो घर छोड़ के चली जाएगी कि मैं जा रही हूँ अपने ससुराल में। बट शहर में, गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में औरत जो होती है वो उतना मार खाने के बाद भी बेल्ट वेल्ट खा लेती है, फिर भी सह लेती है सारी चीज़ें। तो गाँव में देखो औरतों का जो स्टेटस रहता है काफ़ी कम रहता है। उसके बाद चौथा जो बेसिकली इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है ऑक्यूपेशन का, यानी गाँव में लोग करते क्या है आखिर। तो देखो इनका ऑक्यूपेशन मेन रहता है गाँव का, वो होता है एग्रीकल्चर, नहीं तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड और कुछ काम कर लेते हैं ज़्यादातर। ठीक है, मतलब ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है 80% जो पॉपुलेशन है वो यही सारे काम करते हैं। मतलब खेती बाड़ी कर लेते हैं, उससे भी पेट नहीं भरता। मान लो किसी के पास खेत नहीं है तो दूसरे खेत में जाके काम कर लेते हैं, और वो भी नहीं है, मान लो वो भी नहीं करना है तो लोग सब्जियाँ दूसरे से, मान लो कोई खेती करने वाला है तो उससे सब्जियाँ खरीद के सब्जी बेचने लग जाते हैं। मतलब खुद उगाते नहीं है, दूसरे का खरीद के बेच देते हैं, बट उसी से रिलेटेड काम करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं ज़्यादातर 80%। और जो बचे हुए लोग हैं वो बेरोजगार है, और उनमें से ही 1-2% है जिनकी सरकारी नौकरी लग जाती है, नहीं तो इधर उधर दूसरी कोई नौकरी कर रहे रहते हैं। ठीक है, तो ये गांव में रहता है। देखोगे ज़्यादातर जो गांव के लोग होते हैं वो सरकारी नौकरी ढूंढते हैं, सरकारी नौकरी मिलेगी तो वही करेंगे, नहीं मिलेगी तो हम लोग खेत में काम करेंगे, लेकिन प्राइवेट नहीं करेंगे। तो ये मतलब बेसिकली मेंटेलिटी रहता है। तो ज़्यादातर ऑक्यूपेशन जो रहती है गाँव में वो खेती बाड़ी ही रहती है। ठीक है, 80% लोग खेती बाड़ी से ही रिलेटेड काम करते हैं। उसके बाद देखो पाँचवा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है साइज ऑफ द पॉपुलेशन, यानी क्या, ये देखो 2011 के सेंसस से जब हमने चेक किया कि हमारे कंट्री के अंदर टोटल पॉपुलेशन में से कितनी पॉपुलेशन गाँव में रहती है और कितनी शहर में रहती है, तो पता चला कि हमारे कंट्री के अंदर तो 68.84
84% रहते हैं, मतलब 70% लगभग रहते हैं जो गांव के अंदर रहते हैं, ठीक है। और बचे हुए जो 31.16% जो पॉपुलेशन है वो रहते हैं शहरों के अंदर। अब अगर बेसिकली इसको आप कंपेयर करते हो बाकी के देशों से, जैसे चाइना हो गया, या फिर अगर आप अमेरिका या फिर जापान से कंपेयर करते हो, तो काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि देखो जापान के अंदर अगर देखोगे तो सिर्फ 2 से 3% ही लोग हैं जो गाँव के अंदर रहते हैं, नहीं तो ज़्यादातर जो है वो शहर के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से भी क्या होता है, जापान के अंदर चावल गेहूँ जो है वो इम्पोर्ट करवाना पड़ता है उन लोगों को, मतलब खरीदवाना, दूसरे गाँव मतलब दूसरे कंट्री से खरीदते हैं उन लोग, खुद नहीं उगाते क्योंकि कोई उगाता ही नहीं है, ठीक है। तो खाली इतने कम पॉपुलेशन ही बनाती है। बट इंडिया के अंदर देखो तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो खेती बाड़ी में ही लगी हुई है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है 70% जो पॉपुलेशन है वो मतलब विलेज में ही रहती है, ओके। उसके बाद देखो 6th जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है लोकेशन पैटर्न। मतलब क्या कि बेसिकली देखो अब 6 लाख टोटल गांव है, तो 6 लाख बेसिकली करेक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत उसके अंदर और भी है कि 6,41,000 टोटल विलेजेस हैं हमारे इंडिया के अंदर। अब देखो इतने सारे गाँव है, अब इन गाँव के अंदर बेसिकली देखोगे तो पॉपुलेशन जो है वो कंसनट्रेटेड नहीं है, मतलब एक ही जगह पे नहीं है, कहीं कहीं पे डेंस है तो कहीं कहीं पे काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। अगर आप स्टेटिस्टिक के हिसाब से देखोगे तो देखो हमारे इंडिया के अंदर कुछ 4,000 ऐसे गाँव है जहाँ पर हर एक गांव में ये 10,000 से लेकर पॉपुलेशन है। मतलब क्या कि एक गांव के अंदर 10,000 लोग रहते हैं। तो मतलब कुछ ऐसे गांव है जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है, बट अगर आप मेजॉरिटी देखोगे तो वहाँ पर आपको 500 के आसपास ही दिखेगी, ठीक है। कि 2,36,000 जो गांव है वहाँ पर आपको 500 पॉपुलेशन दिखेगी, एक गांव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 500 ही लोग हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरह से बेसिकली लोकेशन पैटर्न है कि अगर नॉर्मल देखोगे तो ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रहती है गांव के अंदर। अपना ही गांव जाओगे कभी देख लेना कि वहाँ पर उतने ज़्यादा लोग नहीं दिखते, आपको बहुत कम लोग दिखते हैं, ठीक है। क्योंकि गाँव के अंदर उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा लोग फैले फैले टाइप में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो 7वां जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है लिटरेसी। मतलब क्या कि देखो गाँव जो एरिया रहता है वहाँ पर लिटरेसी रेट जो देखोगे वो काफ़ी ज़्यादा बेकार रहता है। मतलब गांव के लोग उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते, शहर के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं, ठीक है। शहर के अंदर देखो 90% तक लोग पढ़े लिखे रहते हैं, और गांव में देखो तो बहुत कम लोग रहते हैं जो पढ़े लिखे रहते हैं। पहले के टाइम में तो बहुत ही बेकार रहता था, अभी तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी हुआ है कि 50% से ऊपर गए हैं, बट पहले बहुत बेकार रहता था, ठीक है। अगर आप ओवरऑल देखोगे कि पूरी कंट्री के अंदर लिटरेसी रेट कितना है तो अभी तो 80 मतलब बेसिकली 90 तक पहुँचने वाले हैं हम लोग। बट 2011 के सेंसस से हमारा 74% लिटरेसी रेट है, ठीक है। तो ये मतलब ओवरऑल कंट्री की बात हो रही है। तो इनमें से अगर आप विलेज की बात करोगे, विलेज के अंदर कितना लिटरेसी रेट है हर एक गांव में एवरेज, तो 50% के आसपास है हर एक गांव में। किसी में कम है तो किसी में ज़्यादा भी है। अब केरला के अंदर कोई गांव रहता है तो वहाँ पर ज़्यादा लिटरेसी रेट रहता है। तो ये एवरेज की बात चल रही है यहाँ पर कि एवरेज 50% लिटरेसी रेट है हर एक गाँव के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो 8वां जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कंजर्वेटिव एटीट्यूड। अब इसके लिए इसका मतलब क्या होता है, तो देखो कंजर्वेटिव एटीट्यूड का मतलब होता है कि देखो गांव के लोग जो होते हैं वो अपनी मान्यताओं को काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं। मतलब अगर मान लो गांव के लोग जो है वो भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं। अब अगर आप कोई भी उल्टी पुल्टी चीज़ बोल देते हो भगवान के बारे में कि भगवान तो नहीं होते, क्या झूठ बोल रहा है, भगवान कुछ नहीं होते, भगवान को एक दो गाली दे देते हो, अगर आप मान लो उल्टी चीज़ बोल देते हो तो लोग आपको पीटने लग जाते हैं, कहीं कहीं पे तो लोग मार भी देते हैं लोग। मतलब अपने नियम कानून को काफ़ी ज़्यादा लोग मानते हैं, कंजर्वेटिव एटीट्यूड के होते हैं। मतलब टाइम के साथ बदलते नहीं है, जो भी पुराने रीति रिवाज है उसी को फॉलो करते रहते हैं। कि पुराने टाइम पे रीति रिवाज रहता था कि अगर मान लो पति मर जाता है तो औरत को ना मतलब मार देना चाहिए, जला के मार देना चाहिए, सती प्रथा रहती थी। तो लोग अभी भी कुछ लोग रहते हैं, गाँव के लोग रहते हैं जो उसे फॉलो करते हैं। मतलब काफ़ी सारे ऐसे गाँव के जो लोग होते हैं वो कंजर्वेटिव एटीट्यूड के रहते हैं। मतलब जो भी पहले के जो प्रिंसिपल्स है, रूल्स बने हैं, उसे आज भी फॉलो करते आए हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक ही चीज़ को फॉलो करते रहते हैं, आगे बढ़ते नहीं है कि मतलब टाइम के साथ बदलते नहीं अपने आप को। उसके बाद 9वां जो बेसिकली हमको कैरेक्टरिस्टिक दिखता है वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो देखो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट अगर रेट बात करते हो तो यहाँ पर बेसिकली 3 टाइप से अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाली जाती है। एक होता है CDS, मतलब क्या, करंट डेली स्टेटस, यानी कि बेसिकली ये काम करता है कि मतलब दिन में आज है, अगर आज आदमी कोई काम नहीं कर रहा है तो मतलब वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। उसके बाद होता है CWS, मतलब वो बेसिकली करंट वीकली स्टेटस निकालता है कि अगर इस हफ्ते में कोई आदमी काम नहीं कर रहा है तो मतलब वो अनएम्प्लॉयमेंट है। और अगर UPSS का बात करो तो बेसिकली इसका काम रहता है कि मतलब पूरे महीने में अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो मतलब वो अनएम्प्लॉयड है। तो अलग अलग इन बेसिकली ये जो 3 तरीके से डाटा निकालने का अनएम्प्लॉयमेंट का तरीका है, तो इन तीनों के हिसाब से देखोगे तो थोड़ा अलग अलग निकलता है लिटरेसी रेट। अगर आप जैसे बिहार है, ठीक है, अगर आप बिहार में CDS के हिसाब से देखते हो कि मतलब आज अगर कोई आदमी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर आप देखोगे तो लोग अनएम्प्लॉयड है। क्योंकि देखो खेत जो है, अब जैसे क्योंकि 80% लोग खेती में ही काम करते हैं,
तो देखोगे तो वहाँ पर आज देखोगे तो खेती जो है वो रोज़ रोज़ नहीं करनी रहती है। कई समय आज मान लो करनी है, आज मानो मैंने खेत में बीज डाल दिए तो ज़रूरी नहीं कल भी मुझे खेती करनी रहेगी, कल भी मैं बीज ही डालूंगा। हो सकता है मैंने 2 मिनट पानी डाला फिर दिन भर बैठ गया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो मैंने आज भी कुछ नहीं किया। हो सकता है मैं 1 हफ्ता भी कुछ ना करूँ, बट अगले महीने में मेरे को फिर कुछ करना पड़ेगा, उसमें खाद डालनी पड़े। तो हो सकता है मतलब मैं रोज़ रोज़ ना काम करूँ। तो सीडीएस के हिसाब से देखोगे तो जो रूरल पॉपुलेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयड रहती है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा रहता है रूरल एरिया में, और शहर में कम रहता है, क्योंकि शहर में लोग देखते हैं तो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं आज मतलब गुजारा करने के लिए। गांव में रहता है लोग नहीं करते कि मतलब खेती ही करना है तो आज करते, रोज़ रोज़ थोड़ी जाएंगे खेत में हल चलाने के लिए, ठीक है। बट अगर आप यूपीएसएस के हिसाब से देखते हो तो महीने के अंदर देखोगे तो आदमी जो है वो कुछ ना कुछ काम करता रहता है। तो यूपीएसएस के हिसाब से रूरल पॉपुलेशन जो है वो बेसिकली मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, और मतलब शहर इलाके में ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी शहर में देखो तो लोग के पास हर रोज़ काम नहीं रहता। कोई लेबर है तो उसको हर रोज़ काम नहीं मिलता, महीने में हफ्ते में 1 बार काम मिल गया, 2 बार काम मिल गया, फिर उसको काम ही नहीं मिलता। तो ऐसे टाइम पर देखो तो यूपीएसएस के हिसाब से शहर में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और गांव में उससे कम है थोड़ा सा। एंड अगर हम लोग 2011 के सेंसस के हिसाब से देखते हैं तो बेसिकली एक एस्टिमेट निकाला गया था कि देखो जो हमारा सीडीएस है करंट डेली स्टेटस, वो क्या कहता है कि देखो गाँव जो है वहाँ पर 5.7% जो पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉयड है, और शहर में देखोगे तो 5.5% है, मतलब 0.2% ज़्यादा है गाँव के अंदर। तो गाँव में ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है। और वहीं पे यूपीएसएस के हिसाब से देखोगे तो गांव के अंदर जो लोग होते हैं वो सिर्फ 1.7% ही लोग होते हैं जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत कम। और शहर के अंदर 3.4% लोग होते हैं जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, जिनके पास काम धंधा नहीं रहता। तो यूपीएसएस के हिसाब से शहर में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रहता है और सीडीएस के हिसाब से गाँव में ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बेसिकली काफ़ी ज़्यादा देखोगे तो ऊपर का आपको समझ नहीं आएगा, बट अगर आप ऐसे देखोगे तो गाँव के अंदर देखोगे तो कम ही रहता है, ठीक है, क्योंकि लोग खेती बाड़ी कर ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो 8वां जो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है वो है मीडिया एक्सपोजर। अब देखो गांव के अंदर क्या होता है, हर एक के घर में टीवी नहीं रहता, अब है, पहले नहीं रहता था। तो टीवी उतना रहता नहीं है, रेडियो किसी के घर पे रहता है, किसी के घर पे नहीं रहता, मोबाइल फ़ोन उतना रहता नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से मीडिया एक्सपोजर कम रहता है। मीडिया एक्सपोजर मतलब देश दुनिया की खबरें बहुत कम पहुंचती है वहाँ पर। तो ये एक प्रॉब्लम दिखता है, ये कैरेक्टरिस्टिक दिखता है कि गाँवों में जो है वो उतना नेटवर्क या फिर टीवी उतना नहीं रहता है ताकि लोग देश दुनिया की खबरें जान सकें। उसके बाद 11वां कैरेक्टरिस्टिक होता है पॉवर्टी का, यानी कि देखो गाँव में गरीबी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ही एक्सट्रीम या फिर बोल सकते हो बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा गरीबी है, उड़ीसा के अंदर सबसे ज़्यादा गरीबी है, ठीक है। तो ऐसे पॉवर्टी रेट भी देखोगे तो गांव के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहता है शहरों के मुकाबले। उसके बाद देखो यहाँ पर रीज़न भी बताए गए हैं कि आखिर रूरल एरिया में इतनी ज़्यादा पॉवर्टी रेट जो है वो कम ज़्यादा क्यों रहती है, मतलब लोग ज़्यादा गरीब क्यों रहते हैं। तो देखो टोटल 4 रीज़न बताए गए। सबसे पहला कि हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन स्पेशली अमॉन्ग द पुअर। देखो जो गरीब आदमी रहता है वो क्या सोचता है कि अगर मेरे घर पे 10 बच्चे रहते हैं तो अगर ये कल को बड़े होंगे, मान लो हर एक आदमी अगर 10-10 हज़ार भी कमाता है तो महीने के 1 लाख रुपए हो गए, बताओ इतने ज़्यादा पैसा आएगा, मतलब पैसा ही पैसा रहेगा। तो गरीब आदमी क्या करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहता है। अब इतने ज़्यादा बच्चे पैदा करने की वजह से क्या होता है, अब पॉपुलेशन जो बेसिकली जो स्टेट की जो पॉपुलेशन रहती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, जिसके वजह से इतने ज़्यादा, अब 10 लोग हैं मान लो और काम एक ही आदमी के लिए, तो बाकी के 9 लोग जो होते हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उनके पास काम नहीं रहता, जिसकी वजह से गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी के जो 9 लोग रहते हैं उनके पास कोई भी काम नहीं रहता, उनके पास उतने पैसे नहीं रहते, वो गरीबी में जीने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अब मानो 9-10 में से सिर्फ एक ही आदमी पैसे कमा रहा है और बाकी के 9 लोग तो गरीब हो जा रहे हैं। तो इसकी वजह से स्टेट भी गरीब हो जाता है, रूरल गाँव, पूरा गाँव मतलब गरीबी में गिनती आने लग जाता है। उसके बाद दूसरा होता है सोशल एक्सप्लॉयटेशन बाय लैंडलॉर्ड्स ऑफ द फार्मर लेबर्स। मतलब जो गाँव के जो बेसिकली ज़मींदार होते हैं काफ़ी सारे मजदूरों को लूट लेते हैं। मतलब जैसा अभी बताया था मैंने कि गाँव में देखोगे तो सिर्फ 300 रुपये में एक लेबर काम करता है, शहर में देखो 700 रुपये लेता है लेबर, नॉर्मल एक छोटा सबसे मतलब एक्सट्रीम बता रहा हूँ कि मतलब सबसे कम इतना है। तो गांव में बहुत कम लिया जाता है लेबर से, मतलब बहुत कम पे किया जाता है उनके काम के बदले में। और देखो गांव वाले जो लेबर होते हैं वो ज़्यादा भी मेहनत करते हैं शहर के मुकाबले। यहाँ पे देखो थोड़ी थोड़ी देर में मतलब काम चोरी करेंगे, छोटा मतलब ऐसे आराम से बैठे रहेंगे, लेकिन गाँव के जो लेबर्स होते हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी उनको कम पैसे मिलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। मल प्रैक्टिस बाय मनी लेंडर्स, मतलब उधारी देने वाले काफ़ी ज़्यादा कर्जा देकर उसके ऊपर, मतलब 1 लाख का भी मान लो कर्जा दे, 10,000 का भी कर्जा दे देते तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं, इसकी वजह से भी गरीब हो जाते हैं। पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटी पॉवर्टी मेजर्स, मतलब काफ़ी सारी जो गरीबों की मतलब हटाने वाली जो स्कीम्स है वो अच्छी तरीके से गवर्नमेंट मतलब अप्लाई नहीं कर पा रहा है, लोगों तक पहुंच नहीं पाई
है, बीच में मतलब कुछ रहते ना लोग जो पहुंचाते नहीं है, जो भी सरकार पैसे देते हैं उन लोग खुद ही हड़प लेते हैं, तो उसके वजह से भी मतलब गरीबी है वो जा नहीं पा रही है। अब देखो 12वां जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है वर्क पार्टिसिपेशन रेट। बेसिकली वर्क पार्टिसिपेशन रेट का मतलब होता है कि मतलब टोटल जो पॉपुलेशन है, मान लो 10 लोग हैं आपके घर में, तो 10 में से कितने लोग जो है वो काम करने के लिए तैयार है। मान लो 2 बच्चे उसके अंदर और एक बुढ़ी अम्मा है, तो मतलब मान लो 3 लोग हैं, तो अब 3 लोग हट गए साइड में। एक मान लो कि एक मतलब दादाजी है, तो 4 लोग हट गए। अब बचे हुए जो 6 लोग हैं उन लोग काम करने के लिए तैयार है, तो इसको बोलेंगे मतलब जो 6 लोग हैं वो वर्क पार्टिसिपेशन रेट में गिनती आएंगे। 60% जो लोग हैं वो वर्क पार्टिसिपेशन में, और बचे हुए 4 लोग जो है वो वर्क नहीं कर सकते। तो इसी तरह से वर्क पार्टिसिपेशन रेट निकाला जाता है कि मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कितने लोग जो है वो काम करने के लिए अब तैयार है, कुछ भी काम कर सकते हैं। तो गांव के अंदर देखोगे तो 53% होता है, और शहर के अंदर देखोगे तो 53.8% होता है। लगभग सेम रहता है, बस 0.8% ज़्यादा रहता है शहर के अंदर। ठीक है। अब देखो बेसिकली अगर आप फीमेल्स की बात करो कि फीमेल जो है उनका वर्क पार्टिसिपेशन रेट कितना रहता है, क्योंकि ये मेल्स का मैंने बताया। ठीक है। फीमेल्स का अगर देखोगे तो गांव के अंदर देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा रहता है और शहर के अंदर कम रहता है। अब आप सोचोगे कैसे, शहर के अंदर तो लोग ज़्यादा काम वाम करने जाते हैं। तो देखो शहर के अंदर क्या होता है कि कुछ ही लोग होते हैं, कुछ ही औरतें होती है जो काम करने जाते हैं, और जो काम करने जाती है वो कंपनी में काम करने जाते हैं। ठीक है। बट गाँव में क्या होता है, ज़्यादातर जो औरतें होती है, क्योंकि देखो गाँव में गरीबी काफ़ी ज़्यादा है, तो ज़्यादातर जो औरतें होती है वो अपने खेत में काम करने जाती है, फसल उगाने जाती है, जिसकी वजह से देखो क्योंकि एग्रीकल्चर भी एक ऑक्यूपेशन ही है, तो इसलिए जब वो खेत में जाती है काम करने के लिए तो वो भी एक तरह से गिना जा सकता है कि वो भी वर्क पार्टिसिपेशन कर रही है। तो इसलिए 30% जो पॉपुलेशन होती है गाँव की, जो फीमेल्स होते हैं वो वर्क पार्टिसिपेशन में बेसिकली आते हैं। और अगर शहर में देखोगे तो सिर्फ 15.4% है, क्योंकि शहर में ज़्यादातर औरतें काम नहीं करती है। ठीक है। शहर के अंदर कुछ ही औरतें होती है जो कंपनी में जाके काम करती है, जिनकी मजबूरी होती है, नहीं तो किनका बेसिकली सपना होता है कुछ बनने का, तो वो काम करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये मेल और फीमेल का बेसिकली वर्क पार्टिसिपेशन रेट है। ठीक है। अब लास्ट एक जो बेसिकली यहाँ पर मेन प्रॉब्लम बताई जा रही है कि मतलब गांव के अंदर हमको क्या क्या प्रॉब्लम दिखती है। तो सबसे पहला होता है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सच एज रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। कि गांव के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं बनी हुई होती है उतनी अच्छे से, रोड बने हुए नहीं रहते, बिजली ढंग से आती नहीं है। कहीं कहीं पे बिहार के अभी भी कुछ गाँव है, या फिर महाराष्ट्र के अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे एरिया है जहाँ पर रोड ढंग के नहीं बने हैं, या फिर वाटर सप्लाई ढंग का नहीं है, पानी कहीं पर नहीं मिलता पीने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी ढंग की नहीं है, तो मतलब ये सारी फैसिलिटी नहीं है ढंग की। उसके बाद लो लेवल ऑफ लिटरेसी, यानी कि गाँव के अंदर उतने लोग पढ़े लिखे नहीं रहते। उसके बाद देखो तीसरा जो है वो है हायर इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया, यानी गांव में जो लोग होते हैं वो ज़्यादा गरीब रहते हैं और शहर में लोग कम गरीब रहते हैं। ऐसा नहीं शहर में लोग गरीब नहीं रहते, बट कम रहते हैं एज कम्पेयर टू गाँव। ठीक है। उसके बाद सोशल एक्सप्लॉयटेशन बाय लैंडलॉर्ड एंड अदर, मतलब जो लैंडलॉर्ड होते हैं या फिर जो मनी लेंडर्स होते हैं जो उधार देने वाले, तो काफ़ी ज़्यादा गरीबों को और लूट लेते हैं। जैसे अगर मान लो अगर आप बैंक से लोन लेते तो वो 12% तक इंटरेस्ट लेता है, वो भी साल का। लेकिन ये जो मनी लेंडर होते हैं, मान लो किसी से आपने जाकर 10,000 का लोन ले लिया, तो उसके ऊपर वो 25 से 30% इंटरेस्ट लेता है, वो भी महीने का। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं जो मनी लेंडर होते हैं, गरीबों को मतलब और गरीब बनाने के लिए रहते हैं। तो मतलब सोशल एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है गरीबों का। उसके बाद डिस्कस्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी क्या कि देखो सीजनल और डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है। देखो डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जैसे मान लो आपके पास खेत है और आपके घर में 10 लोग हैं, अब एक ही के अंदर अगर 10 के 10 काम कर रहे हैं, तो उस मान लो उस खेत के अंदर अगर 10 लोग काम करते हैं तब भी उतनी फसल उगेगी, और अगर सिर्फ 4 लोग काम करते तब भी उतनी फसल उगेगी। तो देखो 6 लोग जो है वो फालतू में मेहनत कर रहे हैं उधर, तो उसे हम डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं कि वो जो 6 लोग हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट को झेल रहे हैं, कि मतलब वो फालतू में उधर है, उन लोगों का काम भी नहीं है फिर भी उधर काम कर रहे हैं। ठीक है। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जैसे गांव में ही होता है कि देखो आदमी जो होता है मान लो 6 महीना काम करता है, फिर 6 महीना आराम से बैठ जाता है कि अब फसल अपने आप उगेगी, बारिश होगी, उसके बाद जब धूप खिलेगा तो अपने आप फसल उग जाएगी, अब मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत है। तो ऐसे टाइप का देखो तो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उसके पास कोई काम धंधा नहीं रहता, आराम से खटिया बिछा कर सोया रहता है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा गांव के अंदर रहती है। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो गांव फेस करता है, ये सारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। मे भी आपको समझ आ गए होंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं रूरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो उसके बाद आप समझते हैं अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि मतलब शहर का बेसिकली क्या हाल रहता है। क्योंकि देखो अगर हम टोटल पॉपुलेशन में देखेंगे तो 68% तो बेसिकली मतलब 70% जो पॉपुलेशन है वो तो गांव के अंदर रहती है, बट 31.16% जो पॉपुलेशन है वो शहरों के अंदर रहती है। अब शहर के अंदर बेसिकली देखो तो टोटल हमारे इंडिया के अंदर 7,000 शहर है जहाँ पर ये पॉपुलेशन रहती है, अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है। तब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है तो एक एक करके देखते हैं।
तो देखो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सोशली हेट्रोजीनियस। मतलब क्या कि देखो समाज में जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही अलग है गांव से। मतलब क्या, जैसा खास करके जैसे मुंबई दिल्ली है, ठीक है, ऐसे जो शहर है यहाँ पर लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं गाँव के लोगों से। यहाँ पर उनकी फूड हैबिट अलग होती है। गाँव में मान लो कोई रोटी सब्जी खा रहा है तो शहर में लोग जो होते हैं वो पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे होते हैं। तो मतलब गांव की फूड हैबिट और यहाँ पे लोग फूड हैबिट अलग रहती है। गांव में मान लो कोई समोसा कचौरी खा रहा है और यहाँ पर लोग पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे रहते हैं। तो मतलब हर चीज़ अलग रहती है, ट्रेडिशन अलग रहता है, कपड़ा पहनने का ढंग अलग रहता है। गांव में साड़ी पहनती है औरतें, यहाँ पर अलग ही डिजाइन रहता है। गांव में जो लड़के रहते हैं वो अलग तरीके से रहते हैं, कुर्ता उर्ता पहनते हैं। यहाँ पर लड़के जो रहते हैं वो फटे हुए जीन्स पहनते हैं। तो मतलब देखोगे तो हर चीज़ अलग अलग डिज़ाइन रहता है। तो देखो टोटली देखो तो जो समाज है अलग है, तो सोशली हेट्रोजीनियस है, यानी इसका जो समाज है वो अलग है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली ये है कि सेकेंडरी रिलेशन। मतलब क्या कि देखो गांव के अंदर लोग क्या रहते हैं कि मतलब सब भाईचारे के जैसा रहता है कि हाँ भाई मेरे गांव का आदमी है, इसका मदद कर देता हूँ। बट शहर के अंदर ऐसा नहीं रहता। मान लो आपका बाजू वाला भी रहता है तो उसको उतना सा कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई भी क्या था, तेल लेने गया, बाजू वाले से मतलब नहीं रखने का, अपने साथ काम रखने का। मतलब बेसिकली मतलब शहर का देखो तो मंत्रा ही रहता है कि मतलब अपने से अपना काम रखो, दूसरे का ऊपर ध्यान मत दो। मतलब शहर में ही रहता, आपने भी सुना होगा, अपना काम अपने अपना जो काम करे उस पर ध्यान दो, बाजू वाला क्या कर रहा है उस पर ध्यान मत दो। पर गांव जो रहता है वहां पर ऐसा नहीं रहता। ठीक है, तो मतलब सेकेंडरी रिलेशन रहता है कि बाजू में अगर कुछ हो रहा है, मान लो बाजू में किसी का कुछ हो रहा है तो हमको कुछ ध्यान ही नहीं रहता है बाजू में कुछ हुआ भी है। और खासकर अगर मान लो बिल्डिंग में आप रहते हो तो वहां पर और आपको ये दिखने को मिलेगा, ये तक मालूम नहीं पड़ेगा। मान लो आप 5 साल से रहे हो और आपको ये नहीं मालूम रहेगा कि 5वें माले पे कौन सी आंटी रहती है या फिर कौन सा वो दोस्त लड़का रहता है, मालूम ही नहीं रहेगा। मतलब तो ये सेकेंडरी रिलेशन रहता है कि मतलब किसी को मतलब ही नहीं रहता है एक दूसरे से शहर के अंदर। उसके बाद तीसरा जो इसके अंदर दिखता है वो होता है सोशल मोबिलिटी। यानी कि यहाँ पर देखो जो लोग होते हैं वो एक समाज से दूसरे समाज में आराम से चले जाते हैं। मतलब मान लो अब जैसे शहर में ही देखोगे, अपने आसपास में ही देख लो, अगर आप मान लो आप किसी क्षत्रिय या फिर आप बड़े खानदान से हो, ठीक है, मतलब बड़े खानदान मतलब ये नहीं कि आप अंबानी के घर पे हो, खानदान का मतलब यहाँ पर बड़े कास्ट से हो। मान लो बहुत ऊंचे कास्ट के हो, ब्राह्मण खानदान से हो, ठीक है, ब्राह्मण हो आप, ठीक है। अब ब्राह्मण होते हुए भी आपके काफ़ी सारे ऐसे दोस्त होंगे जो हो सकता है मान लो कुछ होंगे मुस्लिम होंगे, रिलीजन ही अलग होगा किसी का, कुछ होंगे छोटे कास्ट के होंगे, कुछ मतलब दलित होंगे, मतलब ऐसे अलग अलग कास्ट के भी लोग होंगे। फिर भी उन्हें आप आराम से दोस्त बना लेते हो, कभी कभी उनके साथ घूमने चले जाते हो, टिफिन भी लंच भी शेयर कर लेते हो, मतलब कभी कभी उनके घर पे भी चले जाते हो। तो देखो मतलब शहर के अंदर जो है वो सोशल मोबिलिटी आराम से रहती है। मतलब ऊपर से हम नीचे भी जा सकते हैं और नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। मतलब कोई छोटी कास्ट का है तो बड़ी कास्ट वाले के साथ भी आराम से घूम फिर सकता है, अब बड़ी कास्ट वाला भी छोटी कास्ट वाले के साथ जाकर मिल सकता है। ठीक है, तो सोशल मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, गांव में इतनी नहीं रहती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे सोशल मोबिलिटी ज़्यादा मिल जाती है। उसकी अब देखो बेसिकली चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है साइज ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे हमने गांव का देखा था वैसे ही शहर का भी है बेसिकली, कि देखो अब गांव का कैसे था कि 70% जो लोग थे वो गांव के अंदर रहते हैं। ठीक है, कि इंडिया के अंदर 70% पॉपुलेशन, तो वैसे ही इंडिया के अंदर जो बचे हुए जो 31.40% जो पॉपुलेशन है वो रहते हैं शहरों के अंदर। अब ये कितने परसेंट लोग, बेसिकली कितने लोग हैं, तो बेसिकली 377.1 मिलियन लोग, मतलब 37 करोड़ लोग जो है वो शहरों के अंदर रहते हैं। ठीक है, अब अगर इसको आप बाकी कंपेयर करोगे, मतलब बाकी के देशों से कंपेयर करते हो, रशिया, यूएसए, जापान, उनसे कंपेयर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो हमारे कंट्री के अंदर क्या है कि ज़्यादातर लोग गाँव के अंदर रहते हैं और बाकी कंट्री के अंदर देखो तो ज़्यादातर लोग जो है वो शहरों के अंदर रहते हैं। जैसे इंडिया का देखोगे तो 31% जो लोग हैं वो शहर के अंदर रहते हैं। ठीक है, अगर आप रशिया से कंपेयर करते हो तो वहाँ पर 74% लोग हैं जो शहर के अंदर रहते हैं। और अगर आप यूएसए में देखोगे तो वहाँ पर 82% लोग जो है वो शहर के अंदर रहते हैं। जापान के अंदर देखोगे तो वहाँ पर 91% लोग शहर के अंदर रहते हैं। और यूके के अंदर तो 80% लोग रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में 89% लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जापान में जो लोग हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं वो मतलब शहर में ही रहते हैं, सिर्फ 9% लोग गाँव के अंदर रहते हैं। तो मतलब इस तरह से देखोगे तो हमारे इंडिया के अंदर अर्बन पॉपुलेशन की कमी बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा तो जो लोग हैं वो गांव के अंदर रहते हैं। ठीक है, ओके, तो इसलिए देखोगे तो हमारा जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा फूड सप्लाई भी करता है। अगर पूरी दुनिया का जितना भी खाना है ना, देखोगे अगर आप जितना भी दुनिया में खाना बनते हैं तो उसमें से जो 30% जो खाना है वो इंडिया ही सप्लाई करता है। मतलब दुनिया में जितने भी लोग खाना पीना खा रहे हैं तो उसमें से 30% जो खाना है वो इंडिया सप्लाई करता है। तो इसलिए बेसिकली क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग गाँव में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, इसलिए इंडिया इतना सप्लाई कर पाता है। वहीं पर जापान को देखो तो वहाँ पर सिर्फ 9% लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो वहाँ पर उसे इम्पोर्ट करवाना पड़ जाता है, बाहर से मंगवाना पड़ जाता है। अब देखो पांचवा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है लोकेशन पैटर्न। ठीक है, लोकेशन पैटर्न मतलब क्या है कि मतलब कितनी पॉपुलेशन जो है वो कितनी शहरों के अंदर रहती है। ठीक है, तो देखो बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि देखो अर्बन पॉपुलेशन जो है बेसिकली टोटल अगर देखोगे स्टैटिस्टिक के हिसाब से
तो कुछ 5,545 है। अभी के टाइम पे देखो तो बढ़ चुके हैं 7,000, ऐसे कुछ मतलब ज़्यादा हो चुके हैं, बट ये 2011 के सेंसस के हिसाब से सारे डाटा दिए गए। तो इतने जो शहरें हैं टोटल, जिसके अंदर हमारी ये जो 31% पॉपुलेशन है वो रहती है, ठीक है। अब कुछ शहरें हैं जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो कुछ शहर है जहाँ पर कम पॉपुलेशन है, ठीक है। तो उन शहरों को हमने पॉपुलेशन के हिसाब से क्लास में बांट दिया है। मतलब जिस शहरों के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसको हम क्लास 1 में डालते हैं, और जिसके अंदर कम पॉपुलेशन है उसको क्लास 6 या फिर 5 में डाल देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब मुंबई दिल्ली है, तो दिल्ली देखोगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं जो शहर के अंदर रहते हैं। तो इसलिए ऐसे जो शहर है जैसे मुंबई दिल्ली, तो ये सब क्लास 1 के अंदर आते हैं, जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, ठीक है, उन शहरों के अंदर। क्लास बी के अंदर 50,000 से ज़्यादा, मतलब 50,000 से लेकर 1 लाख की जो बीच की जो पॉपुलेशन है वो रहती है। अगर क्लास 3 में जाओगे तो 20,000 से लेकर 50,000 की जो पॉपुलेशन है वो क्लास 3 के जो शहर रहते हैं उसके अंदर रहती है। क्लास 4 के अंदर 10,000 से लेकर 20,000 की जो पॉपुलेशन इतनी रहती है, और क्लास 5 के अंदर 5,000 से लेकर 10,000 की इतनी पॉपुलेशन रहती है, और क्लास 6 जो होते हैं वो 5,000 से नीचे की जो पॉपुलेशन है उतनी रहती है। मतलब कोई शहर है जहाँ पर मान लो 2,000 ही 3,000 लोग रहते हैं, तो वो क्लास 6 के अंदर आते हैं। तो इस हिसाब से हम क्लास के हिसाब से लोगों को डिवाइड, मतलब शहरों को डिवाइड कर देते हैं कि मतलब कितनी पॉपुलेशन कौन से शहर में, उस हिसाब से, ठीक है। तो ये लोकेशन पैटर्न होता है, ये 5वां कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद देखो अब 6th जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारा वो है लिटरेसी, ठीक है। मतलब क्या कि शहरों के अंदर अब लिटरेसी रेट कितना रहता है, गांव के अंदर तो बहुत बेकार रहता है, बट शहरों के अंदर कितना रहता है। तो देखो पूरी कंट्री का एवरेज देखोगे तो 74% है, मतलब 2011 के सेंसस के हिसाब से 74% एवरेज, मतलब है कि पूरी कंट्री के अंदर इतनी लिटरेसी रेट है, ठीक है, जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से। अब अगर आप सिर्फ उनमें से शहरों की बात करोगे, जो 30% जो शहरें हैं उनमें कितना लिटरेसी रेट है, तो 70% लिटरेसी रेट है। मतलब 70% लोग हैं वो पढ़े लिखे, और बाकी जो 30% लोग हैं वो अनपढ़ लोग हैं, ठीक है। अब वो 30% कौन है, तो मान लो गाँव से कोई मजदूर आया और कुछ काम कर रहा है, तो वो लोग हैं उसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो 70% लोग शहर के अंदर जो रहते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, और काफ़ी सारे तो ऐसे भी शहर है या फिर कुछ एरिया है जहाँ पर तो मतलब 90 अबो है। जैसे केरला के अंदर देखोगे तो वहाँ पर 93% लिटरेसी रेट है, जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब काफ़ी कुछ एरिया में ज़्यादा था लिटरेसी रेट। तो ये शहरों का मतलब बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि यहाँ पर लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा था गाँव से, क्योंकि ज़्यादा लोग पढ़े लिखे रहते हैं इसीलिए। उसके बाद देखो 7वां जो कैरेक्टरिस्टिक रहता है वो होता है ऑक्यूपेशन का। अब शहरों के अंदर लोग किस तरह काम करते हैं, तो देखो शहरों के अंदर मेनली दो प्रकार का लोग काम करते हैं। एक होता है जो होता है सर्विस वाला काम, और एक होता है प्रोडक्शन वाला काम। मान लो आपने कोई दुकान खोल दी चाय बनाने की, या फिर मिठाई की दुकान खोल दी, और आप मिठाई बना बना के बेच रहे हो, तो वो हो गया प्रोडक्शन, आप खुद प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे हो। और एक होता है सर्विस, मान लो आपने कैब खरीद ली या फिर एक टैक्सी खरीद ली, और फिर लोगों को उससे ट्रांसपोर्ट का सर्विस दे रहे हो और उससे पैसे कमा रहे हो, तो उसे हम बेसिकली सर्विस बोलते हैं कि सर्विस देकर आप पैसे कमा रहे हो, ठीक है। तो यही दो मेनली ऑक्यूपेशन होता है जो लोग करते हैं। ज़्यादातर लोग देखो तो सर्विस में ही रहते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो ऑक्यूपेशन रहते हैं, ठीक है। अब सर्विस जैसे कैसा है कि मान लो कोई एम्प्लॉई है, ज़्यादातर देखो पॉपुलेशन जो होती है वो काम ही ढूंढती है ना, जॉब ढूंढती है कि मेरे को जॉब मिल जाए। और जॉब एक तरीके का मतलब देखो सर्विस देना हो गया, कि हम कंपनी को सर्विस दे रहे हैं, कि हम उनके लिए कुछ काम कर दे रहे हैं और उसके बदले हमें पैसे दे रहे हैं, हम उन्हें कोई सामान नहीं बेच रहे, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन देखोगे तो मेनली ज़्यादातर जो लोग रहते हैं शहरों के अंदर वो सर्विस ही देते हैं, कि मतलब कोई कंपनी में काम करता है, कोई टैक्सी ले लेता है। बस कुछ लोग होते हैं जो प्रोडक्शन में जाते हैं, मतलब बेसिकली प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। तो ये 7वां ऑक्यूपेशन जो है कैरेक्टरिस्टिक है अर्बन का। उसके बाद 8वां जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो बेसिकली मैंने आपको पहले स्टैटिस्टिक बताया कि देखो CDS के हिसाब से शहर के अंदर जो है वो काफ़ी कम, मतलब बेसिकली मतलब देखोगे गाँव से जो है वो कम, मतलब यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है। और UPSS के हिसाब से देखोगे तो हमारे यहाँ मतलब शहर के अंदर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ठीक है। 3.7% मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है UPSS के हिसाब से, और CDS के हिसाब से 5.5% मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है शहरों के अंदर, ठीक है, CDS के हिसाब से। और गांव के अंदर मतलब 5.7% है, ठीक है। तो मतलब देखोगे तो शहरों के अंदर ज़्यादा है CDS के हिसाब से, और UPSS के हिसाब से मतलब CDS के हिसाब से सॉरी हमारे मतलब CDS के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो शहरों के अंदर कम है, 5.5% ही है। और UPSS के हिसाब से शहर के अंदर ज़्यादा होता है, क्योंकि वो मंथली का गिनता है, तो शहर के अंदर ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, 3.7% है एज़ कम्पेयर टू गाँव, ठीक है। गाँव के अंदर सिर्फ 1.17% है ना UPSS के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखोगे तो एज़ कम्पेयर देखोगे तो यहाँ पर ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, उनके पास खेती बाड़ी करने का ऑप्शन नहीं रहता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखोगे तो यहाँ पर ज़्यादा रहता है, ठीक है।
आपको ये सीडीएस और यूपीएसएस का डाटा याद रखना है ताकि आप पेपर में लिख सको, क्योंकि आपको ये दोनों डाटा लिखना होगा। आप इतना नहीं लिख सकते कि शहर में ज़्यादा रहता है और गांव में कम रहता है, क्योंकि यहाँ पर दो डाटा दिए गए हैं ना, सीडीएस और यूपीएसएस दोनों के दिए, इसलिए आपको दोनों का याद रखना है डाटा। उसके बाद देखो 9वां जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है मीडिया एक्सपोजर। अब देखो शहर है, शहर के अंदर हर एक के पास मोबाइल होता है, टीवी होता है, टीवी नहीं गरीब आदमी है तो रेडियो तो रहता ही है। रेडियो देखो किसी के पास नहीं रहता अभी के टाइम पे, ज़्यादातर लोग मोबाइल ही में जो सुनना है सुन लेते हैं। तो मीडिया एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा रहता है, लोग सोशल मीडिया नहीं तो न्यूज़ देखकर, कहीं ना कहीं देखकर जितनी भी देश दुनिया की खबरें वो जान लेते हैं। तो मीडिया एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा रहता है शहरों के अंदर। उसके बाद देखो 10वां जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है पॉवर्टी, यानी गरीबी। यानी कि देखो शहर के अंदर देखोगे तो कंपेयर करोगे तो गांव से थोड़ा कम गरीबी रहता है शहर के अंदर। मतलब बेसिकली अगर डाटा के हिसाब से देखोगे तो शहर के अंदर 13.70% जो पॉपुलेशन होती है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जीती है। मतलब क्या कि दिन का बेसिकली 100 से 150 या फिर 200 रुपये की कमा पाती है दिन का। तो बेसिकली 13.70% जो पॉपुलेशन है वो गरीबी में जीती है, मतलब पॉवर्टी लाइन से भी एक्सट्रीम में जीती है। ये शहर का हिसाब है, ठीक है। शहर के अंदर इतनी पॉपुलेशन, गांव के अंदर इससे ज़्यादा रहती है। अब देखो बेसिकली इसके रीज़न क्या है कि इतनी ज़्यादा पॉवर्टी क्यों रहती है शहरों के अंदर। तो देखो सिंपल सा रीज़न रहता है, लोगों को काम नहीं मिलता, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो रहती है वो ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से लोग काम कर नहीं पाते और उनके पास पैसे नहीं रहते, इसलिए वो गरीबी में जूझते हैं, ठीक है। और दूसरा बेसिकली रीज़न ये रहता है कि लार्ज साइजेड फैमिली स्पेशली अमॉन्ग द स्लम, बेसिकली झोपड़पट्टी रहती है। अब देखो मुंबई में देखो तो मुंबई में धारावी है तो दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, मतलब झोपड़पट्टी वाला एरिया है। अब ऐसे एरिया में अब शहरों में देखोगे तो काफ़ी सारे एरिया रहते हैं जहाँ पर झोपड़पट्टी रहता है। तो ऐसे जगह पे अगर मान लो लोग ज़्यादा फैमिली बनाते हैं, मान लो कि लोग उनके घर में 4-5 मतलब बच्चे हैं, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से भी ये भी हो जाता है, मतलब रीज़न कि मतलब लोगों के पास काम धंधा नहीं रहता, ऊपर से वो गरीबी में जूझते हैं, ठीक है। तो लार्ज साइजेड फैमिली की वजह से भी हो जाता है। उसके बाद सोशल एविल्स सच एज गैम्बलिंग, एल्कोहलिज्म एसेट्रा। अब जैसे झोपड़पट्टी में देखो, अपने आसपास में देखो, अगर आप उस एरिया में रहते हो या फिर आप बिल्डिंग में ही रहते हो तो अपने आसपास में आपको दिखते होंगे वैसे लोग जो ऐसे दारू पीते हैं या फिर जुआ खेलते हैं। तो उनके घर में देखो गरीबी भी रहती है, गरीबी छाई रहती है, क्योंकि जितना भी पैसा रहता है सब दारू में जाकर उड़ा देते हैं, नहीं तो जुआ खेलने में पैसा लगा देते हैं। तो इसलिए वो गरीबी में ही जीते हैं, उनके घर वाले भी गरीबी में ही जीना पड़ जाता है, क्योंकि जो आदमी रहता है वो ऐसे काम कर रहा रहता है, गलत काम कर रहा है, ठीक है। तो इन्हें सोशल एविल्स कहा जाता है, गैम्बलिंग और एल्कोहलिज्म, मतलब जितने भी तरह गंदे नशे रहते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये 10वां कैरेक्टरिस्टिक है गरीबी की, मतलब शहर के अंदर भी काफ़ी गरीबी रहती है बट गाँव से कम रहती है। 11वां कैरेक्टरिस्टिक है वर्क पार्टिसिपेशन रेट। वर्क पार्टिसिपेशन रेट मतलब वही चीज़ कि मतलब कितनी टोटल पॉपुलेशन में से कितनी पॉपुलेशन जो है वो काम करने के लिए तैयार है। तो बेसिकली अगर शहर के अंदर देखोगे तो 53.8% जो लोग होते हैं मेल में वो वर्क पार्टिसिपेशन रेट रखते हैं कि मतलब टोटल पॉपुलेशन में से 53.8% जो लोग हैं वो काम करने के लिए तैयार है, और गाँव के अंदर 53% है, ठीक है। और फीमेल का तो मैंने आपको डाटा पहले ही बता दिया था कि 30% जो फीमेल होती है वो काम करने के लिए तैयार रहती है गाँव के अंदर, ये सब खेती बाड़ी कर लेते हैं। और अगर शहर के अंदर देखोगे तो 15.4% है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये वर्क पार्टिसिपेशन रेट जो है एज इट इज कॉपी कर देना है रूरल कैरेक्टरिस्टिक का, अगर पेपर अगर आता है तो, ठीक है। उसके बाद देखो 12वां जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है मेन प्रॉब्लम ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि शहरों के अंदर अब मेन प्रॉब्लम क्या होती है, यानी मेन मुद्दे पे पहुंचते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं शहर के लोग। तो देखो सबसे पहला जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो होता है पॉल्यूशन विच अफेक्ट हेल्थ। यानी देखो शहरों में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है, क्योंकि यहाँ पर हरियाली नहीं रहती, खेत वेत नहीं रहते, तो जिसकी वजह से पॉल्यूशन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। ऊपर से यहाँ पर फैक्ट्री रहती है, कारखाने खुले रहते हैं, तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है, जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ पे अफेक्ट पड़ती है। दूसरा रहता है प्रॉब्लम ये रहता है कि कंजेशन, अबाउट 40 to 50% ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन हाईली कंसंट्रेटेड स्लम। मतलब देखो 40 से 50% जो टोटल शहर के अंदर जो लोग होते हैं, पॉपुलेशन जो होती है वो झोपड़पट्टी में रहती है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब देखोगे तो मतलब ऐसे झोपड़पट्टी जो एरिया रहता है वहाँ पर लोग भर भर के रहते हैं, मतलब छोटे से रूम के अंदर ही बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, 4-5 लोग एक ही रूम छोटे से रूम में रहते हैं, जिसके वजह से वहाँ पर बीमारियाँ फैलने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। एक आदमी को बीमारी हो अचानक से दूसरी जगह भी फैल जाएगा, तीसरी जगह भी, मतलब एक ही घर के अंदर रहना है सबको, एक छोटे से रूम के अंदर रहना है, तो आसानी से बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल जाती है और लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो ये दूसरी प्रॉब्लम रहती है। तीसरी प्रॉब्लम रहती है कि हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच रिजल्ट इन एंटी सोशल एक्टिविटीज़ बाय अनएम्प्लॉयड। अब देखो मान लो कोई गरीब आदमी है और अगर उसको काम नहीं मिल रहा है, बहुत मान लो 1 महीना हो गया उसको काम नहीं मिल रहा है, घर के अंदर कोई बीमार हो गया, उसके पास 1 रुपया नहीं है, तो ऐसे टाइम पर उसके पास एक ही
ही ऑप्शन बचता है कि अब वो कुछ गलत काम करे, चोरी चकारी करे, किसी को मारे, किसी को पीटे, मतलब गलत काम करने का एक ही ऑप्शन ही बच जाता है। तो इसके वजह से भी मतलब जो गरीब होते हैं, जिनके पास अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, जिनके पास पैसे नहीं रहते, काम धाम नहीं मिलता, तो ऐसे गलत काम करना शुरू कर देते। तो ये चौथा प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद होता है लो सेक्स रेशो विच रिजल्ट इन सेक्सुअल अब्यूज़ अगेंस्ट वुमेन। यानी कि देखो सेक्स रेशो जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होने की वजह से भी, क्योंकि शहरों के अंदर भी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा खासा सेक्स रेशो रहता है, उसके अंदर भी देखो तो काफ़ी कम सेक्स रेशो रहता है। कि देखो शहर में क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो मतलब क्या करते हैं कि देखो शहर में एक तो एडवांस रहता है काफ़ी, तो लोग अगर पेट में पहले ही चेक करवा लेते हैं, बेट मतलब लड़का है कि लड़की है, और अगर पता चला लड़की है, जो ऐसा मानते हैं कि मुझे को तो लड़का ही चाहिए, तो पेटी में बच्चे को मरवा देते हैं। ठीक है, तो मतलब ये भी एक प्रॉब्लम है कि लोग मरवा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है सेक्स रेशो कम हो जाता है। अब लोगों को लड़कियां मिलती नहीं है, जिसकी वजह से कुछ लोग होते हैं जो ऐसे गलत काम भी करने लग जाते हैं, मतलब क्या रेप कर देते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं, मतलब वो सारी काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है देखो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो होता है ओवर क्राउडिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक ट्रेन एंड बसेस। जैसे आप मुंबई के किसी ट्रेन में जाते हो तो आपको देखता हो बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका रहता है। क्यों रहता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन होने की वजह से हमें हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एरिया में बस हो गया, ट्रेन हो गया, तो वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा रहता है, ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद होता है हाई इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। यानी कि देखो शहरों में क्या होता है, अगर कोई बड़ा आदमी है, मान लो कोई अमीर आदमी है, तो एक छोटा सा भी अगर काम करता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। लेकिन शहर के अंदर वही काम अगर कोई गरीब आदमी, कोई छोटा आदमी करता है, पुअर आदमी करता है, तो उसको बहुत कम पैसे मिलते हैं। तो इनकम की बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी रहती है, मतलब रिच और पुअर के बीच में। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम है जो मतलब फेस करते हैं शहर के लोग। ठीक है, मैं भी आपको सारी चीज़ समझ आ गई होगी। उसके बाद देखो अब ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, यानी आदिवासियों के बेसिकली देखो, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर खाली शहर के अंदर और गांव के अंदर लोग नहीं रहते, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो गांव के अंदर ना रहकर बेसिकली ऐसे आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं। ठीक है, मतलब खुद का कबीला बना लेते हैं, क्लैन बना देते हैं, वहाँ पर रहते हैं। अब देखो बेसिकली ये जो ट्राइब्स है, मतलब आदिवासी जो लोग हैं, बेसिकली अगर देखोगे आपको एक चीज़, कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो पेपर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो आदिवासी जो है इनको हम गिरिजन भी बोलते हैं। ठीक है, गिरिजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये देखो पहाड़ों और जंगलों में रहते हैं, इसलिए इन्हें हम गिरिजन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। अब देखो काफ़ी सारे स्कॉलर्स है, मतलब स्कॉलर्स मतलब कौन, जो मतलब ये सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उन्होंने बेसिकली काफ़ी सारी स्टडी की, जिससे उनको पता चला कि देखो उनका बेसिकली कह सकते हो एक एस्टिमेट है, उनका मानना है कि देखो जितने भी आदिवासी लोग हैं बेसिकली ये वही लोग हैं जो पहले के टाइम पर, देखो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो राजा महाराजा रहते थे या फिर जो बड़ी कास्ट के लोग रहते थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे छोटी कास्ट वालों को। उनको कुएं से पानी नहीं निकालने दिया जाता था, मतलब काफ़ी तंग किया जाता था। तो बेसिकली जो जो ऐसे छोटी कास्ट के लोग थे जिनको बहुत ज़्यादा तंग किया जाता था, तो ये जो लोग थे ये क्या करते थे, मतलब इनको तंग होने की वजह से ये उस गाँव को छोड़ कर चले जाते थे और जंगलों में रहने चले जाते थे। तो बेसिकली ये जो आदिवासी लोग हैं ये वही लोग हैं, यही मतलब बेसिकली वही छोटी कास्ट वाले लोग हैं जो आगे चल के मतलब जाकर जंगलों में रहने लगे, जिनको हम गिरिजन बोलते हैं। ठीक है, कि मतलब जंगल में रहने लग गए इसलिए गिरिजन बोला जाता है। ओके, तो मतलब वही जो लोग थे, जो छोटी कास्ट के लोग थे, उन्हीं को आज हम आदिवासी लोग बोलते हैं, जो जंगलों में रहते हैं। अब बेसिकली इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं कि मतलब बेसिकली ये जो आदिवासी लोग होते हैं इनका कुछ एक बेसिकली एक कॉमन लैंग्वेज रहता है जो हर एक आदमी बोलता है। अब जैसे अगर आप मान लो शहर में रहते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो मतलब मराठी में बात करते हैं, कुछ हिंदी में बात करते हैं। अब गांव के अंदर देखोगे तो कुछ लोग मतलब थोड़ा लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, एक आदमी कुछ में बोल रहा है, दूसरा आदमी दूसरे भाषा में बोल रहा है। लेकिन देखोगे हम लोग इस तरह से नहीं रहते, उनका एक ही कॉमन लैंग्वेज होता है। एक गांव है मान लो तो वहाँ पर सिर्फ एक ही भाषा में लोग बात करते हैं, झिंगा लाला हु हो गया, और कोई मतलब दूसरा लैंग्वेज में बात ही नहीं करते। अब देखो बेसिकली जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो थे इन्होंने क्या सोचा, देखो इन्होंने पहली बात तो जो छोटी कास्ट के जो लोग थे, दलित, वो जो छोटी छोटी कास्ट के लोग थे, इनको काफ़ी सारे हक दिलाए जिनको हम शेड्यूलेड कास्ट बोलते हैं। तो वैसे ही इन्होंने क्या किया कि जो आदिवासी लोग हैं, क्योंकि ये भी निचले ही दर्जे के लोग हैं, इनको भी उतना ज़्यादा सम्मान नहीं मिलता, इसलिए इनके लिए भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जिसको हम बोलते हैं मतलब जो बेसिकली एसटी कास्ट रहते हैं ना। कि देखो सबसे पहले देखो अगर मान लो कोई सरकारी नौकरी है, ठीक है, तो अगर आप शेड्यूलेड कास्ट हो यानी एससी कास्ट के हो तो आपको सबसे पहले जॉब मिलेगी, आपके लिए रिजर्व बेसिकली पहले से सीट रिजर्व रहेगी। और अगर मान लो उधर कोई मान लो अभी भी सीट बच जाती है, रिजर्व सीट बच जाती है, तो उसके बाद वो सीट जो रहती है वो एसटी कास्ट को मिल जाती है, यानी क्या शेड्यूलेड ट्राइब्स, मतलब वो ट्राइब जो छोटी कास्ट के लोग हैं, ठीक है, जो आदिवासी लोग होते हैं।
और अगर वहाँ से भी वो बच जाती है, मान लो अभी भी 4-5 सीट बच गई है, तब मिलती है ओबीसी कास्ट वालों को, ठीक है। ओबीसी कास्ट मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट की, बाकी के जो छोटे छोटे कास्ट है उन लोग, ठीक है। अब वहाँ से भी अगर सीट बच जाती है, मान लो अभी भी 1-2 सीट बच गई है, तब जनरल पब्लिक को मिलती है, मतलब जो बड़े बड़े कास्ट के लोग हैं, जो जनरल कास्ट के लोग हैं, ठीक है। तो मतलब उन्होंने सोशल बेसिकली जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग हैं उनके लिए भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मदद की उनकी, ताकि उनको भी मतलब सम्मान मिल सके और समाज में उनको भी कुछ अधिकार हो, ठीक है। तो अब देखो ट्राइबल्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आदिवासियों को क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं। तो सबसे पहला होता है कॉमन टेरिटरी। अब बेसिकली कॉमन टेरिटरी का मतलब क्या है यहाँ पर कि देखो कोई भी क्यों, देखो आदिवासियों में बेसिकली ऐसे क्लैंस होते हैं कि मतलब ये पर्टिकुलर क्लैन रहता है। तो देखो कोई भी आदिवासी का ग्रुप जो होता है, अब जैसे मुंडा ग्रुप जो है, तो ये बेसिकली आदिवासियों का ग्रुप का नाम है, ठीक है। तो ये जो मुंडा लोग हैं, तो इन लोग पर्टिकुलरली एक ही एरिया में ज़्यादातर आपको दिखेंगे, ऐसा नहीं कि फैले हुए नहीं दिखेंगे। अब जैसे बिहार के लोग होते हैं तो कुछ महाराष्ट्र में रहते हैं, कुछ गुजरात में रहते हैं, कुछ दिल्ली में रहते हैं, ऐसे फैले फैले रहते हैं। बट ये जो आदिवासी लोग रहते हैं वो ऐसा नहीं रहता, उन लोग क्या रहता है, उन लोग एक ही जगह पे रहते हैं, मतलब एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड रहते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही पूरे आदिवासी लोग रहते हैं एक क्लैन के। तो फैले हुए नहीं रहते, कॉमन टेरिटरी में ही रहते। जैसे नागास जो है वो नागालैंड में रहते हैं, खासी जो है वो आसाम में रहते, बिल्स जो है वो मध्य प्रदेश में रहते, ठोसा जो है वो नीलगिरी हिल जो है तमिलनाडु में, मतलब पहाड़ है नीलगिरी, तो वहाँ पे रहते हैं। मतलब एक क्लैन के जो लोग एक ग्रुप जो है आदिवासियों का, वो एक ही पर्टिकुलर एरिया में रहते, इधर उधर फैले उतने नहीं रहते। उसके बाद देखो दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कॉमन नेम का। मतलब क्या, बेसिकली कॉमन नेम मतलब क्या कि देखो अब जैसे आदिवासियों का जो ग्रुप होता है, अब जैसे हम लोग रहता है कि मतलब आदिवासियों का जो ग्रुप रहता है, मान लो मुंडा ग्रुप है, ठीक है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनको हम एक ही नाम से सबको बुलाते हैं, मतलब क्या कि ये मुंडेरी लोग हैं, ठीक है। ये जो आदिवासियों का ग्रुप है ये मुंडा है, और ये जो लोग हैं ये मुंडेरी लोग हैं। तो मतलब इस तरह से हम बोलते हैं कि एक ही कॉमन नेम से सबको बुलाते हैं, मतलब मुंडा है तो उन लोगों को मुंडेरी बोल देते हैं, मतलब एक ही पर्टिकुलर नाम से बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कॉमन लैंग्वेज, कि मतलब उन लोग एक ही भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे ये मुंडा लोग हैं तो उनकी भाषा का नाम भी मुंडेरी ही है, ठीक है। तो एक ही लैंग्वेज में बात करते हैं उन लोग, एक से ज़्यादा लैंग्वेज का इस्तेमाल ही नहीं करते, सब एक ही भाषा में बोलते हैं। तुमको समझ आता है तो पढ़वड़ता है, नहीं समझ आता है तो तेल लेने जाओ, ठीक है। तो एक ही भाषा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक से ज़्यादा भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। उसके बाद होता है कॉमन कल्चर का, यानी कि आदिवासियों में क्या होता है, आप देखो फिल्मों में कि देखो आदिवासी क्या रहता है कि उन लोग सबका जो कपड़ा पहनने का स्टाइल रहता है या फिर रहन सहन जो रहता है वो एक ही जैसा रहता है। वैसे कि अगर नॉर्मल गांव में जाओगे तो वहाँ पर नहीं दिखेगा। मान लो एक लड़की रहेगी जो साड़ी पहन के घूम रही है, एक लड़की रहेगी थोड़ा बहुत डिजाइन मार के घूमेगी गाँव के अंदर ही, एक लड़का रहेगा जो गाँव में मान लो कि रोटी मतलब अलग खाना पीना खा रहा है, और एक लड़का रहेगा अलग खाना पीना खा रहा रहता है। तो गाँव के अंदर देखो तो थोड़ा बहुत हमको डिफरेंसेस दिखता है कल्चर के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो आदिवासी जो रहते हैं उनके अंदर आपको ये नहीं दिखेगा। वहाँ पर हर एक आदमी एक ही जैसे कपड़े पहने रहेगा, हर एक आदमी का रहन सहन भी एक ही जैसा रहेगा, खान पान भी एक ही जैसा रहता है, ठीक है। तो कॉमन कल्चर दिखता है, और कॉमन मतलब जो रीति रिवाज होते हैं वो भी सबके सेम ही रहते हैं। उसके बाद देखो पांचवा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है एंडोगेमस ग्रुप, ठीक है। एंडोगेमस बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, देखो एंडोगेमस का मतलब होता है कि देखो अब जैसे कास्ट सिस्टम में क्या होता है गांव में कि अगर मान लो आप इस कास्ट के हो, जैसे मान लो आप कोई बड़ी कास्ट के ब्राह्मण हो, तो आप छोटी कास्ट वाले से शादी नहीं कर सकते, ठीक है। तो वैसे ही उसी को एंडोगेमस बोला जाता है कि मतलब क्या है, देखो आदिवासियों में भी ऐसा होता है कि अगर मान लो आप मुंडा ग्रुप से हो, ठीक है, मतलब एक आदिवासियों का ग्रुप है, क्लैन है, तो आप दूसरे किसी क्लैन के ग्रुप के साथ शादी नहीं कर सकते। बेसिकली उनका मानना ये रहता है कि देखो अगर हम दूसरे किसी के खून मतलब दूसरे किसी क्लैन से शादी कर लेंगे तो उनका खून हमारे खून से मिक्स हो जाएगा, और हम लोग बेसिकली अब मुंडेरी ना रहकर अब दूसरा एक क्लैन बन जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उसको ना बदलने के लिए हम चाहते हैं कि मतलब हमारा क्लैन ही सेफ रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन तक, इसलिए अपने ही क्लैन में किसी से शादी करना तो करो वरना मत करो, ठीक है। और बेसिकली कुछ क्लैन होते हैं जो इसको नहीं मानते, ठीक है। काफ़ी सारे क्लैन होते हैं जो एक्सोगेनियस को मानते हैं, कि मतलब क्या, उनको ये लगता है कि देखो अगर ध्यान से देखो तो देखो हम जो क्लैन है, मान लो एक क्लैन है अब मुंडेरी है, तो देखोगे तो सबका खून एक ही है। अब बेसिकली वो जो क्लैन होता है उनका ये मानना रहता है कि देखो सबका खून एक है, तो इस हिसाब से देखो तो हम सब तो भाई भाई हो गए, भाई बहन हो गए, तो हम किस तरह से एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, इसलिए हम बाजू वाले क्लैन से शादी करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कुछ होते क्लैन जो एक्सोगेनस को मानते हैं, तो कुछ एंडोगेनस को मानते हैं। ज़्यादातर देखोगे तो एंडोगेनस को ही मानते हैं कि मतलब हम अपने क्लैन वाले से शादी करेंगे। उसके बाद देखो सिक्स्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है रीजनल कंसंट्रेशन। मतलब क्या कि देखो बेसिकली जितने भी आदिवासी लोग हैं मेनली देखोगे तो 4 ही रीजन है जहाँ पर ज़्यादातर आदिवासी लोग
लोग रहते हैं। तो सबसे पहला है नॉर्थ ईस्ट स्टेट, मतलब नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या, ऊपर वाला जो हमारा इंडिया है वहाँ पर ईस्ट साइड में, मतलब बिहार के जो साइड है वहाँ पर देखो तो ज़्यादातर आपको आदिवासी दिखेगा। ठीक है, आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, तो मतलब बेसिकली जितने भी वहाँ पे जो आंध्र प्रदेश, ये सारी जो स्टेट्स है यहाँ पर आपको दिखेगा ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में आपको ज़्यादा दिखेगा। उसके बाद मेजॉरिटी देखोगे, ज़्यादातर अगर देखोगे मेजॉरिटी आपको कहाँ दिखता है कि अगर आप टोटल जितने भी आदिवासी है उसमें से ज़्यादातर जो है वो किधर दिखते हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी जो है वो आपको मिडल लेवल पे दिखेगा, मतलब मिडल बेल्ट जो इंडिया का बीच वाला हिस्सा है मध्य प्रदेश, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा आदिवासी दिखेगा। मतलब इंडिया के जितने भी आदिवासी है उनमें से सबसे ज़्यादा जो आदिवासी है और आपको जो है वो इंडिया के बीच वाला जो हिस्सा है मध्य प्रदेश, वहाँ पर ही आपको दिखेगा, मिडल बेल्ट में ही दिखेगा। ठीक है, मिडल मतलब मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे आदिवासी लोग दिखेंगे। उसके बाद आपको शीर्ष हिमालयन रीजन, मतलब हिमालय वाला, मतलब जब कश्मीर इलाका है वहाँ पर भी आपको, या फिर आसाम इलाका जो है वहाँ पर भी आपको ये, मतलब सिक्किम, वो सारे जो इलाके हैं वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे आदिवासी दिख सकते हैं। उसके बाद होता है साउथर्न, मतलब बेसिकली जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है, साउथ वाला जो इंडिया है, वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे मतलब दिख जाते हैं। जैसे तमिलनाडु में नीलगिरी जो है वहाँ पर भी मतलब काफ़ी सारे से मतलब दिखते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन, मतलब आदिवासी लोग। ठीक है, बट ज़्यादातर जो है वो मिडल बेल्ट में ही है, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा देखोगे तो मध्य प्रदेश में आदिवासी लोग रहते हैं। सातवां जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिलीजन का, मतलब क्या कि बेसिकली ये जो आदिवासी होते हैं वो कौन से धर्म के लोग होते हैं। बेसिकली इनका भी कुछ धर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो देखो, आप में भी सोचते होंगे कि हो सकता है आदिवासी जो होते हैं वो एक ही सब धर्म के होते हो या फिर उनका धर्म ही नहीं होता होगा, बट ये भी कुछ धर्मों को फॉलो करते हैं। जैसे कि देखो, ज़्यादातर जो आदिवासी है, मतलब बेसिकली 88% जो आदिवासी है वो हिंदू, बेसिकली हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, कि मतलब वो मानते हैं कि हम हिंदू हैं। ठीक है, और अगर बेसिकली बाकी के जो है मतलब 6% मानते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, और बचे हुए जो है वो इस्लाम या फिर बचे हुए जो बुद्धिज़्म उसको मानते हैं। ठीक है, बट मेजॉरिटी जो है वो अपने आप को हिंदू मानती है, कि मतलब हम लोग हिंदू आदिवासी है। ठीक है, तो मतलब उनका भी बेसिकली आप देखोगे तो उनका भी मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इनका भी रिलीजन है, वो भी एक धर्म के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली उनका रिलीजन था। उसके बाद देखो, आठवां जो कैरेक्टरिस्टिक रहता है, यहाँ पर देखो आपको नंबर नहीं दिख रहा होगा 8 और 9, तो यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि देखो मैंने डायरी टेक्स्ट बुक को यहाँ पर कॉपी किया, इसलिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो है वो मिट गए, तो सॉरी पर उसके लिए, बट आपको डायरेक्टली हम बता देते हैं। तो देखो, आठवां जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ऑक्यूपेशन। अब देखो बेसिकली ये जो आदिवासी लोग रहते हैं, आखिर इन लोग क्या काम करते हैं, इनके पास क्या काम धंधा रहता है। तो देखो, आदिवासी जो रहते हैं वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ही रहते हैं, मतलब 80 से 90% जो लोग होते हैं आदिवासियों में वो खेती बाड़ी करते हैं, नहीं तो अब तो शिकार करना बंद कर चुके हैं। पहले शिकारी करते थे और आदिवासी लोग, नहीं तो खेती करते थे, कि मतलब चावल वाल उगा देते थे और जाकर शिकार करके खा लेते थे। अब देखोगे तो ज़्यादातर खाली खेती वेती में ही ज़्यादातर रहता है, नहीं तो कुछ लोग रहते हैं मतलब ट्राइबल लोग में भी, आदिवासी लोग में भी, जो शहरों में जाते हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो मतलब बेसिकली 80 से 90% जो लोग हैं वो खेती बाड़ी में ही लगे पड़े हैं। ठीक है, आदिवासी लोग में। उसके बाद देखो, अब क्या इनके अंदर भी कास्ट सिस्टम होता है, तो बेसिकली देखोगे तो यहाँ पर भी कास्ट सिस्टम फॉलो किया जाता है। बट यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी देखोगे तो जैसे 4 वर्णा से उसी तरह से है, बस फर्क इतना है कि देखो, हम 4 वर्णा में किसको सबसे ऊपर रखते हैं, ब्राह्मण को रखते हैं, कि वो ब्रह्म का मतलब रखता है, कि मतलब दिमाग का इस्तेमाल करता है, बुद्धि का इस्तेमाल करता है, दूसरों को ज्ञान देता है, इसलिए हम उसको सबसे ऊपर मानते हैं। ठीक है, बट आदिवासियों में जो ब्राह्मण होता है बेसिकली, जिसको हम वर्शिप वाला बोल सकते हैं, देखो यहाँ पर 4 कैटेगरीज दिए। एक होता है हंटिंग एंड फाइटिंग, हंटिंग एंड फाइटिंग बोल सकते हो, जो क्षत्रिय वाला कैटेगरी है, मतलब जो राजा होता है या फिर जो लड़ाई करता है, वॉरियर होता है, उसको हम हंटिंग एंड फाइटिंग वाला बोलेंगे। तो जो ये काम करता है उसको सबसे ऊपर में हम गिनेंगे, मतलब वो सबसे ऊपर कास्ट में आएगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो रहेगा वो होगा बेसिकली वर्शिपिंग, या मतलब जो पूजा पाठ करता है, या फिर मान लो कोई पंडित है या फिर कोई ज्ञान देता है, तो वो हो गया वर्शिप के अंदर, तो वो सेकंड नंबर पे आएगा। मतलब यहाँ पर सेकंड नंबर पे जो ब्राह्मण वाला कैटेगरी है वो सेकंड नंबर पे आता है, और क्षत्रिय वाला जो कैटेगरी है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, कि मतलब राजा महाराजा वो मतलब बहादुर आदमी, इसलिए उसको सबसे ऊपर रखना चाहिए। उसके बाद आता है कल्टीवेशन, यानी जो खेती बाड़ी करता है या फिर मान लो कुछ अनाज उगाता है, तो उसको हम तीसरे नंबर पर गिनेंगे। ठीक है, कोई फार्मर है तो उसको हम तीसरे नंबर पर गिनेंगे। और चौथे नंबर पे आएंगे सिंगिंग एंड डांसिंग, यानी मान लो कोई नाचने वाला है, कोई गाने वाला है, तो ऐसा जो लोग होते हैं इन्हें हम सबसे नीचे वाले में गिनेंगे, सबसे नीचे कैटेगरी वाले में गिनेंगे। तो 4 कैटेगरी में लोगों को हमने डिवाइड कर दिया उनके काम के हिसाब से। ठीक है, तो इसके अंदर भी कास्ट सिस्टम माना जाता है कि, और जो सबसे ऊपर वाले रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा इज्जत होती है। ठीक है, जो हंटिंग एंड फाइटिंग करते हैं। ओके, अब देखो उसके बाद 9वां जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्टेटस ऑफ वुमेन। अब देखो यहाँ पर आपको चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर 2 सिनेरियो रहते हैं।
कुछ आदिवासियों का ग्रुप रहता है जो औरतों की इज्जत नहीं करता है, वहाँ पर उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं की जाती है औरतों की, उतनी मतलब उनकी सुनी नहीं जाती है। बट काफ़ी तरह से आदिवासी रहती है, मतलब वैसे उनका ग्रुप रहता है जो औरतों को बहुत ज़्यादा ही इज्जत करता है। मतलब क्या कि देखो आप फिल्मों में भी देखोगे कि काफ़ी सारे मतलब आदिवासियों का ग्रुप रहता है जिनकी जो लीडर रहती है, मतलब मुखिया जो रहती है, वो एक औरत रहती है। मतलब एक औरत रहती है, बुढ़ी रहती है, जो मुखिया रहती है गाँव की पूरी मतलब क्लैन की। तो काफ़ी सारे ऐसे आदिवासियों का ग्रुप रहता है जो औरत मतलब बेसिकली ये औरत लोग का काफ़ी ज़्यादा स्टेटस रहता है। तो कहीं किसी किसी मतलब दिखेगा आपको एरिया में जहाँ पर औरत लोग का उतना स्टेटस नहीं रहता है, ठीक है। तो जहाँ पर औरत लोग का ज़्यादा स्टेटस रहता है उसको हम मैट्रिलिनियल सिस्टम बोलते हैं, और जहाँ पर नहीं रहता उसको बेसिकली हम फ्लैक्टेरियन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली स्टेटस ऑफ वुमेन देखोगे तो कुछ ऐसे मतलब ट्राइबल क्लैंस रहते हैं जहाँ पर देखोगे तो औरतों का काफ़ी कम स्टेटस रहता है, तो कुछ में काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब लास्ट एक टॉपिक देख लेते हैं जो हमारे इस चैप्टर का, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो वो है डाइवर्सिटी एज डिफरेंसेस। तो ये इतने सारे हमारे कंट्री के अंदर हमको डिफरेंसेस दिखते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस दिखते हैं कि मतलब कल्चर में भी लोग अलग है, शहर के अंदर अलग चीज़ दिखती है, हमें गाँव के अंदर अलग चीज़ दिखती है। मतलब देखो पूरा हमारा जो इंडिया है इसके अंदर हमें दिखेगा हर एक एरिया के अंदर जो लोग हैं वो सब के सब एक दूसरे से अलग अलग है। अब इतनी सारी डाइवर्सिटी दिखती है, तो इस डाइवर्सिटी को बेसिकली हम बेसिकली कह सकते हैं कि अब इसके काफ़ी सारे पॉजिटिव भी कह सकते हो कि ये जो डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया के अंदर अच्छी बात है कि है, मतलब अच्छी बात है। जैसे आप कह सकते हो पूरे किसी भी देश को, मान लो कोई अमेरिका का आदमी हो तो उसको प्राउड से बोल सकते हो तेरे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती है, कितनी, 2 3 4 5 10, बस इतना ही। मेरे कंट्री में बोली जाती है 1652 लैंग्वेजेस। मतलब जितना तू गिन नहीं सकता, जितनी तेरे को मालूम नहीं होगी भाषा उतनी हमारे में बोली जाती है। तो मतलब बेसिकली कहोगे तो मतलब एक तरह से सम्मान टाइप में हो जाता है। तो काफ़ी सारी पॉजिटिव भी होती है और काफ़ी सारी नेगेटिव भी रहती है। अब जैसे कास्ट सिस्टम है तो उसकी वजह से झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं। तो देखोगे तो डाइवर्सिटी की वजह से हम लोगों को डिफरेंस कर देते हैं, मतलब अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो काफ़ी सारे पॉजिटिव रोल बताए गए हैं कि अगर देखोगे तो ये डाइवर्सिटी जो है, ये जो डिफरेंसेस दिखते हैं हमको, एक तरह से देखोगे तो ठीक ही है, मतलब अच्छा ही खासा है। बट इसके काफ़ी सारे नेगेटिव भी रहते हैं। नेगेटिव क्या है तो देखो कास्ट सिस्टम की वजह से काफ़ी सारे झगड़े होते हैं, बट काफ़ी सारे पॉजिटिव भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं इन डिफरेंसेस की वजह से। तो सबसे पहला जो है वो है प्राइड इन कल्चरल हेरिटेज। यानी कि देखो आपको बोलते हुए भी सम्मान लगेगा, हाँ देखो मेरे देश के अंदर इतनी ज़्यादा कल्चर्स होते हैं। और ऊपर से देखो, अब देखो अगर जैसे कि आप किसी को भी बोलते हो, ठीक है, मान लो कोई इस्लामिक देश, अब जैसे पाकिस्तानी है, ठीक है। पाकिस्तान में क्या है कि हिंदुओं की उतनी ज़्यादा नहीं सुनी जाती है। उधर कोई हिंदू रहेगा या फिर दूसरी रिलीजन करेगा तो उसकी नहीं सुनी जाती, वहाँ पर उनकी बात को टाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है, भाग इधर से, तो हिंदू है। लेकिन इंडिया के अंदर देखो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर देखो तो रिलीजन को हमने ऑफिशियल किया ही नहीं है। हमारा कंट्री एक सेकुलर कंट्री है जहाँ पर हर एक रिलीजन है, हर एक रिलीजन को बोलने की आज़ादी। यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को ऑफिशियल नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से हर एक आदमी जो है वो सम्मान से जी सकता है। तो एक तरह से बोलोगे तो हमारे कंट्री के अंदर इतना ज़्यादा कल्चर है कि मतलब हमारे यहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं, हमारे यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, तमिल भी रहते हैं, तेलुगु भी रहते हैं, मतलब बुद्धिज़्म, सारी चीज़ें मतलब इतनी सारी है। तो एक तरह से प्राइड वाला, सम्मान वाला आ जाता है कि हमारी कंट्री के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला फ़ायदा हो जाता है। दूसरा फ़ायदा ये रहता है कि इंटर कल्चर इन्फ्लुएंस हो जाता है। मतलब क्या है कि देखो अब मान लो आप हो और आपका एक दोस्त है जो मुस्लिम है, ठीक है। अब अगर आप जा रहे हो, मान लो मंदिर के सामने से जा रहे हो, अब अगर आप मान लो ऐसे मंदिर के सामने से जा रहे हो और आप हाथ जोड़ लेते हो और उसके बाद चले जाते हो, तो आपका जो दोस्त होगा वो भी आपको देखकर हाथ जोड़ लेगा, ठीक है, कि मतलब इसकी खुशी के लिए मैं भी हाथ जोड़ लेता हूँ। इसकी वजह से क्या होता है कि एक आदमी जो है वो दूसरे के कल्चर को भी रिस्पेक्ट देना शुरू कर देता है और इंटर कल्चर बेसिकली इन्फ्लुएंस होने लग जाता है। मतलब एक आदमी जो है वो मतलब कुछ कर रहा है अपने कल्चर से रिलेटेड, तो दूसरा आदमी देखकर वो भी उसी से रिलेट करने लग जाता है और वो भी रिस्पेक्ट दे देने लग जाता है दूसरे के कल्चर को। उसके बाद देखो तीसरा जो हमको बेसिकली चीज़ दिखता है, मतलब पॉजिटिव चीज़ दिखता है डिफरेंसेस की वजह से, वो होता है कम्युनल हार्मोनी। मतलब क्या कि देखो अब जैसे आप अपने दोस्त लोग में ही देख लेना कि आपके कोई इतने सारे दोस्त होंगे जो अलग मतलब बेसिकली रिलीजन से होंगे, ठीक है। देखो धर्म से रिलेटेड जो झगड़े होते हैं वो कौन करता है? जिनको समझ नहीं होती, जो बेवकूफ़ होते हैं, जो बेसिकली पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं, ठीक है। इसलिए गाँव में ही देखो ये सारी चीज़ें होती है। शहरों में देखो ये सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा दंगे फसाद ये रिलीजन से रिलेटेड उतने ज़्यादा नहीं होते क्योंकि लोग
लोग पढ़े लिखे रहते हैं, ठीक है। और आपके टाइम पे देखो तो कोई इसके लिए झगड़ा ही नहीं करता, मारपीट नहीं करते कि ये धर्म का आदमी है, मैं ये धर्म का आदमी हूँ, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग जो रहते हैं वो मतलब अपने से काम रखते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि देखो इतने सारे धर्म होने के बावजूद भी लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। आपके ही कितने सारे दोस्त होंगे जो मुस्लिम होंगे या फिर हिंदू होंगे या फिर मतलब अलग रिलीजन से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। तो ये भी एक फ़ायदा रहता है कि लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद देखो चौथा जो फ़ायदा रहता है वो होता है रिच टेस्ट ऑफ डाइवर्स कल्चर। अब देखो जैसे कि अब मुस्लिम लोग में क्या रहता है, सेवई बनता है, ठीक है। अब हिंदू लोग में क्या रहता है, आलू का पराठा बनता है। बिहार में देखो कचौड़ी मतलब लिट्टी चोखा बनता है। तमिलनाडु में देखो या फिर केरला में देखो तो वहाँ पर मतलब बेसिकली अलग अलग आइटम्स बनते हैं, वहाँ पर इडली डोसा बनता है। अब इतनी सारी अलग अलग वेरिएशन होने की वजह से ही ना हमको इतने सारे अलग अलग आइटम्स खाने को मिल रहे हैं। मुंबई में वड़ा पाव मिलता है, तो क्योंकि इतने सारे वेरिएशंस जिसकी वजह से हमको अलग अलग टेस्ट भी मिल सकते हैं, मतलब हम जो चाहे वो खा सकते हैं। हमारा मन करता है हम पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं, हमारा मन करेगा तो हम रोटी सब्जी भी खा सकते हैं, हमारा मन करेगा इडली डोसा भी खा सकते हैं। तो रिच मतलब बेसिकली टेस्ट बोल सकते हो कि मतलब अलग अलग जितने भी आइटम्स होते हैं दुनिया में खाने के लिए वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद देखो पाँचवा जो फ़ायदा होता है वो ये रहता है कि प्रमोट ह्यूमनिस्टिक वैल्यू एट वर्क प्लेस। यानी कि देखो कोई भी अगर काम करने जाता है, शहरों में एक खास दिखता है देखो कि कोई भी अगर आदमी काम करने जाता है तो वहाँ पर आपको दिखेगा लोग जो होते हैं वो एक दूसरे की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। बेसिकली मतलब रिलीजन से कोई मतलब ही नहीं रहता कौन सी धर्म का है कौन सी कास्ट का है, ठीक है। गांव के अंदर रहता होगा, गांव में थोड़ा ज़्यादा रहता है गांव में, क्योंकि देखो लोग कास्ट और रिलीजन को बहुत ज़्यादा मानते हैं। शहरों में ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमनिस्टिक दिखाई जाती है। मान लो किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो लोग उसके साथ हो जाते हैं। शहर में मान लो कोई कंपनी है वहाँ पर और किसी एम्प्लॉय के साथ में मान लो मैनेजर ने कुछ गलत कर दिया तो बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ में हड़ताल पे बैठ जाते हैं कि हाँ इसके साथ गलत हुआ, इसके साथ अन्याय दो, ठीक है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ह्यूमनिस्टिक वर्क प्लेस पे दिखाते हैं लोग। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़। अब देखो अगर मान लो एक ही आदमी है, सब हिंदू लोग हैं तो सबका एक ही थॉट रहेगा। मान लो सब पंडित लोग रहेंगे तो सबका एक ही थॉट रहेगा ना, हाँ भाई मुर्गा मच्छी नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। लोगों को पसंद नहीं आएगा मुर्गा मच्छी। हो सकता है मान लो जिनको आप बेचना चाहते हो सामान खाने पीने का उनको मुर्गा मच्छी पसंद हो, ठीक है। बट एक ही तरीके के लोग हैं जिनके वजह से एक ही तरीके का थॉट आ रहा है। बट अगर उसी में मान लो और भी लोग मिक्स हो जाते हैं, मान लो उसमें मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, बाकी के भी मतलब रिलीजन के लोग हैं या फिर कास्ट के लोग हैं, तो वो भी अपना अपना आइडिया देंगे, नहीं लोगों को ये भी पसंद है वो भी पसंद है। तो ऐसे टाइम पे देखो इनोवेटिव आइडिया जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से लोगों को मिलेगा और वो अपने बिजनेस या फिर जो भी काम कर रहे हैं उसमें इस्तेमाल कर पाएंगे उनका। तो एक्सचेंज ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़ भी हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ मतलब पॉजिटिव बोल सकते हो डिफरेंसेस की वजह से कुछ फ़ायदे हैं। अगर हमारे कल्चर इतने सारे डाइवर्स है, मतलब इतना सारा डिफरेंसेस हमको दिखते हैं तो इनके भी कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जो हमें दिखते हैं हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। मैं भी आपको पूरी चीज़ें जितनी भी इस चैप्टर के अंदर दी गई थी वो समझ आ गई होगा और पूरा ओवरव्यू समझ आ गया होगा कि हमारी इंडियन सोसाइटी जो है वो आखिर है कैसी, ठीक है। अब फिर भी अगर आपको किसी भी तरह डाउट रहता है तो आप इसके रिकॉर्डेड लेक्चर जो पहले के थे वो आप देख सकते हो, वहाँ पर ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। एंड फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आपका जो भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो अब नेक्स्ट चैप्टर है उसका भी हम वन शॉट लेने वाले हैं, उसका भी हम वन शॉट लेंगे। तो अगर आपको वो वाला चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, ताकि जैसे ही जो है नेक्स्ट लेक्चर जो वो अपलोड हो जाएगी उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे। एंड अगर वीडियो को लेट देख रहे हो तो यहाँ पर मे बी वन शॉट के लेक्चर्स आ गए होंगे तो यहाँ से जाकर आप देख सकते हो। एंड हमारे चैनल पे बाकी के भी जो बेसिकली सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स, उनके भी लेक्चर्स अवेलेबल है, तो आप चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।